ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आपका नेक्स्ट यूनिट दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें मैंने आपको बताया था पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट थ्योरी। आपके इसमें हमने दो पोस्टुलेट या तीन पोस्टुलेट बताए थे। पहला मेन फ्री पाथ, दूसरा रिलैक्सेशन टाइम, तीसरा आपके पास था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चर्चा करेंगे। इसी के साथ सबसे पहले मेन फ्री पाथ की जो है मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। जो अप्रोक्सीमेट मैग्नीट्यूड आपके पास है 5 × 10⁻⁸ मीटर। ओके, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लीजिएगा 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ इतना। अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं, इसका मतलब है क्या। लिखो, व्हेन अ मेटालिक कंडक्टर, लिखिएगा व्हेन अ मेटालिक कंडक्टर, या ऐसे लिखिएगा व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड, when a battery is connected across the ends of the conductor, when the battery is connected across the ends of the conductor, an electric field will set up, an electric field will set up, an electric field will set up across the ends of the conductor, an electric field will set up across the ends of the conductor. Due to this electric field, due to this electric field, due to this electric field, free electron inside the metal surface, free electron inside the metal surface will experience a force, will experience a force, and they move toward the positive terminal, and they move toward the positive, and they move toward the positive terminal A, and they move toward the positive terminal A. Full stop. Hence the battery does not give an accelerating motion. Hence the battery does not gives an accelerating velocity to the free electron. I am repeating again. Hence the battery does not give an accelerating velocity to the free electrons, but rather gives a constant velocity known as drift velocity. Okay, so last पैरा फिर से रिपीट कर देते हैं. Hence the battery does not gives an accelerating velocity to the free electrons, but rather gives a constant velocity known as drift velocity represented by Vd. तो जो बैटरी होती है सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक डेफिनेट डायरेक्शन देती है, प्लस एक वेलोसिटी देती है जिससे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. उस वेलोसिटी को हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हालांकि इतनी बात हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था. लाइव इंटरेक्टिव सेशन क्यूआरसी में भी मैंने आपको बताई थी सारी की सारी बातें. तो कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता ही है. तो ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. अब हम बढ़ते हैं आपकी अगले पड़ाव में, दैट इज डेरिवेशन है आपकी करंट की पहली डेरिवेशन. मैं इसको हटा देता हूँ. ओके, यस, आप लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी and relaxation time, relation between drift velocity and relaxation time. ओके, तो कंसीडर करके चलते हैं. एक मेरे पास मेटालिक कंडक्टर रहा होगा. ओके, एक मेटालिक कंडक्टर रहा होगा और उसमें आपके काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे. ध्यान से सुनते हैं. लेट से ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ये हो गए आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और इसको हम एनर्जाइज कर रहे हैं यूजिंग अ बैटरी. ओके, अलॉन्ग विद द स्विच या की जिसको आप बोलते हो.
ये आपका प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आपकी होगी बैटरी। ओके, तो लेट्स से ये वाला एंड हमारे पास रहा होगा ए, ये वाला एंड हमारे पास रहा होगा बी। ओके, तो ए को मिला आपका पॉजिटिव पोटेंशियल, अगेन सेम कहानी, बी को मिला आपका नेगेटिव पोटेंशियल, रिजल्टिंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, रिजल्टिंग कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। अब ध्यान से सुनते हैं ना, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, जैसे ही आपने एक पोटेंशियल लगाया, ओके बैटरी लगाई, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके पास कुछ इतना आएगा, E इक्वल टू V/L। अब इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रोस्टैटिक जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो यहाँ पे समझ लो। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है आपकी वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ओके, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। वही मैंने यहाँ पे बात लिखी है, वोल्टेज V इज वोल्टेज, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V इज द पोटेंशियल, V इज द पोटेंशियल अप्लाइड across the ends of the conductor। L है आपके पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L है आपके पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वोल्टेज ने आपकी क्या प्रोड्यूस करी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी। नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके पास एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़ते हो, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ आपके पास इतना हो जाएगा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ F इक्वल टू क्यू ई। इज इट करेक्ट? ये भी इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में ये सब बातें की जाती हैं। दैट मीन्स F विल बी इक्वल टू, जिन्होंने नहीं पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी फॉर्मूला देखते चलो अभी, ठीक है, सब समझ में आएगा बाद में। F इक्वल टू क्यू इंटू ई की जगह आप रिप्लेस करोगे V/L, ई की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे V/L, तो F आपके पास कुछ इतना यहाँ पे आ जाता है, यानी कि कुल मिला के इतना फोर्स आएगा। जैसे ही सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा तो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स की वजह से हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, F इक्वल टू ma। ओके, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो A इक्वल टू F/m, और यू कैन से QV/ml। तो इतना एक्सेलरेशन से सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, इतने एक्सेलरेशन से सारे के सारे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। अब होगा क्या, अब होगा क्या इसके बाद, ध्यान से सुनते हैं। इस एक्सेलरेशन की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनके पास वेलोसिटीज आएगी। ध्यान से सुनना, इस एक्सेलरेशन से जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनके पास वेलोसिटीज आएगी, उनके पास वेलोसिटीज आएगी, और सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से होगी। V1 पहले फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी विल बी इक्वल टू U1 प्लस A τ1। ओके, चार्ट में लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन τ1। ओके, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और वन का मतलब क्या है, पहले फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही होगी। सिमिलरली V2 आप लिख सकते हो U2 प्लस A τ2। सिमिलरली V3 अगर की बात करें, तीसरा फ्री इलेक्ट्रॉन रहा होगा, दैट इज इक्वल टू U3 प्लस A τ3। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है सब में, ध्यान रखने वाली बात। मान के चलो हमारे पास n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसमें क्या होगा आपके पास UN प्लस A τn। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जनरेट हुआ, फोर्स की वजह से आपके सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हुए टुवर्ड द पॉजिटिव पोटेंशियल। इतनी बात तो हमने कल भी कर ली थी डिस्कस, कोई यहाँ पे हमने आपको नई बात नहीं बताई, केवल जो बोला गया था कल उसको मैथमेटिकल, ओके, या फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको हम डील कर रहे हैं, सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले में सारी यहाँ पे बातें की जा रही हैं। अब सुनना ध्यान से, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn अप टू Vn, अगर आप इन सारी की सारी वेलोसिटीज को ऐड अप कर दोगे, अगर आप इन सारी की सारी वेलोसिटी का एवरेज ले लोगे, तो आपके पास कौन सी वेलोसिटी आ जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, जैसे ही आप
इन सारी की सारी वेलोसिटीज का एवरेज लोगे कैसा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू vn, ओके, अपॉन n। जैसे मैंने एवरेज लिया, दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अब मैं इसका सबका एडिशन आसानी से कर सकता हूँ। दैट मीन्स vd इक्वल टू व्हाट इज v1 हियर, आप कहोगे u1 प्लस a tau1, व्हाट इज v2, u2 प्लस a tau2 प्लस u3 प्लस a tau3 प्लस अप टू n नंबर ऑफ n, दैट मीन्स un प्लस a tau n, और डिनोमिनेटर में आपका n तो चल रहा था, ठीक है। अब देखना vd विल बी इक्वल टू क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un को मैंने एक तरफ लिख लिया, प्लस प्लस a tau1 बचेगा प्लस a tau2 बचेगा अप टू a tau n बचेगा। कुछ इतनी बातें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और हमें पता है ये जो आपकी दिख रही है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un, अच्छा इनके नीचे डिनोमिनेटर में n भी है तो मैंने सेपरेटली डिवाइड कर दिया n से, देखो n है तो सेपरेटली मैंने दोनों को n से डिवाइड कर दिया। और अगर आप इस वाले पोर्शन की बात करोगे, अगर आप इस वाले पोर्शन की बात करोगे कि u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n, ये आपके पास होता है, ये आपके पास होता है कितना, जीरो, जिसको आप बोलते हो एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जो कि हमेशा कितनी होती है, जीरो। दैट मीन्स vd विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, vd विल बी इक्वल टू जीरो प्लस a tau1 प्लस a tau2 प्लस ऐसे डॉट डॉट करते करते a tau n। अब देखो, अब देखो, अब देखो यहाँ पे स्पेस है, यस, vd विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे a कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा एक चीज और हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय n, n तो अपना चलेगा ना, ठीक। दैट मीन्स vd विल बी इक्वल टू a ओके, a मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, आप बोलोगे tau1 प्लस tau2 प्लस अप टू tau n होल डिवाइडेड बाय n, यही चलेगा भैया आपका। अब देखो vd विल बी इक्वल टू a, मैंने इसको एक सिंगल टर्म नाम दे दिया टाउ, बस यही आपको प्रूव करके दिखाना था। तो यहाँ से क्या बात आपकी प्रूव हो गया है कि जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड द रिलैक्सेशन टाइम। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ओके। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला जनरेट करने को बिल्कुल पूछा जाएगा। अब देखो पहला फॉर्मूला तो आपने ये जनरेट कर लिया, डेरिवेट कर लिया। दूसरा फॉर्मूला आपसे किस फॉर्म में पूछ सकता है, दूसरा फॉर्मूला आपसे इस फॉर्म में पूछ सकता है कि vd विल बी इक्वल टू f बाय m, f टाउ बाय m। ये आपके पास हो गया बच्चे दूसरा फॉर्मूला किसका, vd का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तीसरा फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, vd विल बी इक्वल टू आप ये लिख सकते हो qv टाउ बाय ml, qv टाउ बाय ml। ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला हो गया, तीसरे नंबर का फॉर्मूला हो गया। इज इट करेक्ट, ओके। एक और फॉर्मूला आपका जनरेट हो सकता है, vd विल बी इक्वल टू q e टाउ बाय m। तीनों की तीनों बातें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। जो मैंने स्टार्टिंग में एक रिलेशन ये निकाला था, इसको सब्स्टिट्यूट किया, E इक्वल टू वी बाई एल, स्टार्टिंग में जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ फॉर्मुलेस आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गया, पहला फॉर्मूला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया। तो कहने का मतलब है आपके पास नंबर ऑफ फॉर्मूले मिल गए, आपके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे नहीं डिपेंड कर रहा, सारी की सारी बातें आप इस फॉर्मूले से जान सकते हो। इतनी बात तो निश्चित है कि सारे के सारे फॉर्मूले में अगर अपन इन मेजर तीन फॉर्मूले की बात करें तो क्या क्या सिमिलरिटी हम देख पा रहे हैं। देखना, सबसे पहले तो मास पे डिपेंडेंसी हो रही है, किसका मास हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी क्या में आ रही है, रिलैक्सेशन टाइम में। चारों ही फॉर्मूले में सबसे ज्यादा डिपेंड किस में कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा रहेगा उतना ही आपकी ज्यादा क्या रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब समझते हो क्या होता है, जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही ज़्यादा आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। भाई बनी बात है, ये विजुलाइज भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो ये आपका रिलेशन होता है बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिटवीन द व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ये आपको सारी की सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। इसकी लैंग्वेज भी जब आप अपनी कॉपी में करोगे, इसकी प्रॉपर लैंग्वेज आप लिखिएगा।
ठीक है, अपने से लिख लीजिएगा। अगर नहीं आती है तो लाइव सेशन में मेरे को बताइएगा, मैं आपको उसकी लैंग्वेज प्रॉपर लिखवा दूंगा जो टेक्निकल होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं आपकी। इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा दैट इज, इसको मैं हटा देता हूँ। जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रही हो वीडियो को बैक करें और फिर से स्टार्ट कर दें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। ये भी हट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास आज का एजेंडा है, नेक्स्ट टॉपिक है आज का, दैट इज करंट डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय जी। सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखोगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। करंट आपकी टेंसर क्वांटिटी होती है, लेकिन करंट डेंसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और सेकंड पोस्टलेट आप लिखोगे, सेकंड पोस्टलेट लिखोगे, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, मैं सीधी लिख देता हूँ, आप पूरा लिखिएगा, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट at a point, okay, to the area of cross section at that point. That means current density को कैसे डिफाइन करोगे? करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैथमेटिकली आप इस चीज को कैसे समझोगे? J विल बी इक्वल टू I अपॉन A, J विल बी इक्वल टू I अपॉन A, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप इसकी यूनिट की बात करो, बताओ मेरे को क्या होगी इसकी यूनिट? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यही होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर, दैट मींस एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा सारी की सारी बातों को। अब इस बात को समझना, ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे। अब देखना, अगर अपन नॉर्मल करंट की बात करें आपसे, तो करंट में होता क्या है अपना से देखना, करंट का फंडा समझ लेना यहाँ से, फिर इसका जे का कंसेप्ट आपको आसानी समझ में आ जाएगा। करंट का होता क्या है? अब आप कहोगे करंट ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसका डायरेक्शन भी होता है, उसको आप क्या बोलते हो? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन आप बोलोगे लेट से आपके पास ये वायर है, इसमें आप बोलोगे लेट से 5 एम्पियर की करंट जा रही है, ये डायरेक्शन होगी, तो आप उनसे ये बोलोगे कि इस वायर में इस करंट की डायरेक्शन भी आप बता रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता चल रहा है, इसका मतलब करंट कैसी क्वांटिटी होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन हम आपसे अगेन कहेंगे, करंट हमारे पास कोई भी किसी तरह की वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। ये जो कंसेप्ट है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वेक्टर, किसी भी क्वांटिटी का वेक्टर होना, तीन बात उसमें इंपॉर्टेंट होती है, तीन चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तभी आप तय कर पाओगे कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है कि नहीं है। पहली बात मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है साहब हैगा। दूसरी बात डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो तीसरी जो कड़ी होती है इसमें, तीसरी जो कहानी होती है टू बी अ वेक्टर इज इट शुड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, जबकि करंट के फंडे में, करंट के केस में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के फॉलो नहीं करता है। अगर आपके पास ये वेक्टर है जो कि 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है, और एक आपके पास वेक्टर है ये जो कि 6 एम्पियर करंट है, तो आप ये नहीं कहोगे जो इसका रिजल्टेंट होगा हेड टू हेड, टेल टू टेल, जो 6, 5, 11 एम्पियर की करंट, आप ये नहीं कह सकते। यानी कि 5 एम्पियर करंट प्लस 6 एम्पियर करंट इज नॉट इक्वल टू 11 एम्पियर। ये मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है सरासर गलत है। ऐसे आप 11 एम्पियर तय नहीं कर सकते कि 11 ही होगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को करंट फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमने इसको एक थर्ड कैटेगरी में डाल दिया, जिसको आप बोलते हो करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। और टेंसर जब हमारे पास शब्द आ गया है ना, इसके बारे में आपको बता देते हैं। टेंसर एक ऐसी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज आप लिख सकते हो विच लाइज इन बिटवीन द स्केलर एंड द वेक्टर। टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि स्केलर और वेक्टर दोनों के बीच में लाई करती है।
डेफिनेशन फटाफट से लिखोगे, दोज क्वांटिटीज विच लाइज इन बिटवीन द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटीज आर नोन एज द टेंसर क्वांटिटी। इतनी बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर कट समझ में आ गई होगी। ओके, तो आप इसको आराम से कॉपी कर लीजिए। ओके, जल्दी से ना। अब आपके पास जो अगला कंसेप्ट आता है दैट इज ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस आता है, ये एक अपने आप में सेपरेट टॉपिक है। तो मेरे को लगता है इस वीडियो को इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे ओम्स लॉ और कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस की। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।